हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं खेताराम जहांगीर साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो जैसा कि पिछली कक्षा में अपन प्रकाश वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, आज उससे वाला आगे कंटिन्यू चैप्टर 11 नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, कक्षा 10वीं, चैप्टर नंबर 11। तो देखो, इस चैप्टर जो में आपकी जो मुख्य रूप से घटनाएं हैं उनमें से सबसे पहले है मानव नेत्र के बारे में। इसमें आपको इसकी संरचना और इसके अंगों का कार्य क्या है उनके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, और फिर इस नेत्र पर आधारित जो भी नेत्र दृष्टि दोष है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर दो प्रकाश की घटनाएं, एक प्रकाश का परिकिरण और प्रकाश का विक्षेपण, ये क्या होती है और इन पर आधारित कौन कौन सी घटनाएं उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, अपन आज के इस वीडियो में जो पढ़ेंगे उसका नाम है मानव नेत्र। आपके सामने बोर्ड पर एक संरचना बनी हुई है, ये एक मानव नेत्र की है। और मानव नेत्र की संरचना में उसके कौन कौन से अंग होते हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। ये जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है किसका है? मानव नेत्र का। देखिएगा इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, मैं एक एक पार्ट का नाम लिख रहा हूं और उसके क्या कार्य होते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, इसके सबसे पहले इसका जो बाहरी भाग है इसे कहा जाता है कॉर्निया। ठीक है, इसका नाम कॉर्निया है। इसकी परिभाषा आप क्या लिख सकते हो? तो अभिनेत्र लेंस से आप नहीं कहेंगे कि नेत्र के अग्रभाग में एक पर्दा पाया जाता है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। ठीक है, पर्दा कह सकते हो, एक झिल्ली कह सकते हो, कि नेत्र के अग्रभाग में पाए जाने वाली झिल्ली नुमा संरचना को कॉर्निया कहते हैं। अब देखो, इस कॉर्निया का क्या काम होता है। देखो, मानव नेत्र में जो भी प्रकाश प्रवेश करता है वो कॉर्निया की सहायता से प्रवेश करता है। और दूसरा इसका काम ये है कि इस प्रकाश इस नेत्र के अंदर जितना प्रवेश कर रहा है उस प्रकाश का अधिकांश प्रकाश का जो अपवर्तन है वो कॉर्निया द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पार्ट देखिए। अब देखो, यहाँ पर ये जो पार्ट है इसमें एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे कहा जाता है नेत्रोद। क्या कहा जाता है? नेत्रोद। इसका क्या काम है? तो पहले एक बार इसकी परिभाषा सुन लीजिए। अभिनेत्र लेंस में मानव नेत्र में कॉर्निया के पीछे एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे नेत्रोद कहते हैं। अब देखो, इस नेत्रोद के क्या कार्य है। तो एक प्रकार का तरल पदार्थ है, तो ये नेत्र की बाहरी आघातों से, जो भी बाहरी चोट लग रही है उससे हमारी सुरक्षा करता है, उससे आंख की क्या करता है? सुरक्षा करता है। इस कारण नेत्रोद को मानव नेत्र का रक्षात्मक कवच भी कहा जाता है। ठीक है ना, पहला काम इसका क्या है? सुरक्षा करना। और दूसरे, तरल पदार्थ होने के कारण आंख को, नेत्र को, है ना, एक प्रकार की चिकनाहट प्रदान करता है। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट देखिए, नंबर 3। अब देखो, यहाँ पर इस प्रकार से कुछ एक वलयाकार संरचनाएं पाई जाती है। देखो, ये जो आपको एक अनुप्रस्थ इसका काट नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, इस नेत्र के पास इस प्रकार से चारों ओर वलयाकार संरचना पाई जाती है। ठीक है ना, तो नेत्र में इस प्रकार से वलयाकार संरचना पाई जाती है, उसे कहा जाता है परितारिका। परितारिका यानी मानव नेत्र में अभी जो नेत्र होता है ना, इस मानव नेत्र के अंदर अभिसारी लेंस के चारों ओर एक वलयाकार डायफ्राम पाया जाता है जिसे परितारिका कहा जाता है। अब इस परितारिका परितारिका का क्या काम है? तो परितारिका जो है वो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। ठीक है ना, यहाँ पर एक पुतली पाई जाती है और उस पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका। अब देखो अगला पार्ट, यहाँ पर ये जो वलयाकार संरचना है ना, वलयाकार संरचना जिसे अपन परितारिका कह रहे हैं, इसके बीच में एक रिक्त स्थान, एक छिद्र पाया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है, रिक्त स्थान। इसी छिद्र को क्या कहा जाता है? पुतली कहा जाता है। ठीक है, यानी वलयाकार डायफ्राम के बीच में एक छिद्र पाया जाता है जिसे पुतली कहा जाता है। अब इसका कार्य क्या है? तो पुतली जो है ना, वो मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कितना प्रकाश अंदर जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, उसके बारे में लेखा जोखा किसके पास होता है? पुतली के पास। ठीक है, पुतली क्या करती है? मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित। नेक्स्ट संरचना देखिएगा। अब देखो, परितारिका दोनों तरफ है, इस तरफ भी और इस तरफ भी है। और उसके बाद देखो, यहाँ पर कुछ पेशी संरचनाएं पाई जाती है इस अभिनेत्र लेंस के पास में। इन संरचनाओं को कहा जाता है, देखो दो पाई जा रही है तो मैं दोनों को एक साथ लिख रहा हूं,
इनको कहा जाता है पक्षमाभी पेशियां। क्या कहा जाता है? पक्षमाभी पेशियां। मैं साइड में लिख देता हूं अगर नहीं नजर आ रहा हो तो। इन्हें कहा जाता है पक्षमाभी पेशियां। ठीक है, यानी अभिनेत्र लेंस के पास में पाई जाने वाली पेशियों को पक्षमाभी पेशियां कहा जाता है। अब इनका कार्य क्या है? तो अभिनेत्र लेंस के पास में पाई जा रही है, तो अभिनेत्र लेंस के जो आकार का नियंत्रण है ना, वो कौन करती है? पक्षमाभी पेशियां। ठीक है, अब देखो मानव नेत्र में एक लेंस पाया जाता है, ठीक है ना, यानी मानव नेत्र में पाए जाने वाले पारदर्शी उत्तल लेंस को मानव अभिनेत्र लेंस कहा जाता है। इसका नाम क्या है? अभिनेत्र लेंस। ये किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस, अभिनेत्र लेंस। अब इसका काम क्या है? तो लेंस का काम क्या होता है? प्रतिबिंब बनाना। तो जो भी वस्तु में नजर आती है ना, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता कौन है? अभिनेत्र लेंस बनाता है। इसके बाद अगला पार्ट देखिए, ये इस नेत्र गोले के बीच का बहुत सारा बड़ा भाग नजर आ रहा है ना, इसमें भी एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, इस तरल पदार्थ का नाम है काचाभ द्रव्य। क्या नाम है? काचाभ द्रव्य। ठीक है ना, मानव नेत्र में अभिनेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को काचाभ द्रव्य कहा जाता है। अब इसका काम क्या है? तो काचाभ द्रव्य जो है ना, वो नेत्र गोलक को, जो नेत्र गोलक नजर आ रहा है ना, इस नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट देखिए, यहाँ पीछे देखो, यहाँ पर एक पर्देनुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है ना, यानी मानव नेत्र के पश्च भाग में पाए जाने वाली पर्देनुमा संरचना को रेटिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिना। मानव नेत्र में पश्च भाग में पाए जाने वाले पर्देनुमा भाग को रेटिना कहा जाता है। और रेटिना का एक नाम और भी होता है, क्या होता है? दृष्टिपटल। दृष्टिपटल या रेटिना। अब इसका काम क्या है? तो रेटिना जो है ना, वो अभिनेत्र लेंस द्वारा, अभिनेत्र लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है ना, उस प्रतिबिंब के लिए एक पर्दे के रूप में कार्य करता है। उस प्रतिबिंब को जो पर्दा चाहिए ना, लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए पर्दा तो चाहिए, वो पर्दा प्रदान कौन करता है? रेटिना। रेटिना के ऊपर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। इसके अतिरिक्त इससे रेटिना की जो कोशिकाएं होती है ना, वो सुग्राही कोशिकाएं होती है, जो इसके ऊपर बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन करती है कि प्रतिबिंब किस प्रकार का बन रहा है, उसका अध्ययन करती है। उसके बाद देखो, यहाँ एक प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती है, दिख रही है ना यहाँ पर ही, इनको कहा जाता है दृक् तंत्रिकाएं। क्या कहा जाता है? दृक् तंत्रिकाएं। ठीक है, मानव नेत्र के पश्च भाग में रेटिना तथा मस्तिष्क को जोड़ने वाली जो तंत्रिकाएं पाई जाती है, उन तंत्रिकाओं को दृक् तंत्रिकाएं करती है। क्या कर रही है? मस्तिष्क और रेटिना को जोड़ने के, मस्तिष्क और रेटिना के बीच में जो तंत्रिकाएं होती है ना, उन तंत्रिकाओं को दृक् तंत्रिकाएं कहते हैं। अब इनका कार्य क्या है? तो दृक् तंत्रिकाएं जो है, वो रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को, उस प्रतिबिंब का जो है ना, मस्तिष्क तक पहुंचाती है उसकी सूचना की। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना है ना, उसकी सूचनाएं संवेदनाओं द्वारा कहां तक पहुंचाती है? मस्तिष्क तक। एक बार फिर से सुनिए, मैं पूरा चर्चा कर रहा हूं कि किस प्रकार से इसकी संरचना है और इनके कौन कौन से भागों का क्या काम है। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका है कॉर्निया। ठीक है, आराम से सुनना। तो कॉर्निया किससे कहते हैं? तो मानव नेत्र के अग्रभाग में पाए जाने वाली पतली झिल्ली को कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया का क्या काम है? तो कॉर्निया जो है, यानी कॉर्निया द्वारा ही प्रकाश जो है वो नेत्र में प्रवेश करता है। और दूसरा, कॉर्निया नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग का अपवर्तन कर लेता है। ठीक है, ये इसके दो कार्य, प्रकाश को प्रवेश करवाता है और उस प्रकाश के अधिकांश भाग का अपवर्तन कर लेता है। कॉर्निया कंप्लीट। फिर नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेत्रोद। नेत्रोद किससे कहते हैं? तो कॉर्निया के पीछे एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है, उसे नेत्रोद कहा जाता है। अब नेत्रोद क्या करता है? तो नेत्रोद बाहरी आघातों से नेत्र की रक्षा करता है, नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। इस कारण नेत्रोद को मानव नेत्र का रक्षात्मक कवच भी कहा जाता है। उसके बाद अगला पार्ट देखिए, परितारिका। परितारिका किसे कहते हैं? तो मानव नेत्र में पाए जाने वाले वलयाकार डायफ्राम को परितारिका कहा जाता है। एक प्रकार का वलयाकार डायफ्राम होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? परितारिका। इसका काम क्या है? तो परितारिका जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। फिर नेक्स्ट देखिए, पुतली। पुतली किसे कहा जाता है? तो वलयाकार डायफ्राम के बीच में पाए जाने वाले रिक्त स्थान या छिद्र को पुतली कहा जाता है। अब पुतली का क्या काम है? तो देखिए, पुतली जो है ना,
वो मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। भाई कितना प्रकाश जो नेत्र के अंदर जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, उसको नियंत्रित कौन करती है? पुतली करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। नेक्स्ट पार्ट आप देख लीजिए, पक्षमाभी पेशियां, इनका काम क्या होता है? तो देखो ये अभिनेत्र लेंस के पास पाई जाने वाली पेशियों को पक्षमाभी पेशियां कहा जाता है, और पक्षमाभी पेशियां जो है वो अभिनेत्र लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। फिर अगला देखिए, अभिनेत्र लेंस। मानव नेत्र में एक मुलायम, और आप भी कह सकते हो कि एक मुलायम पदार्थ होता है, मुलायम और चिकनी पदार्थ से एक पारदर्शी उत्तल लेंस बना हुआ होता है, और उस उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिनेत्र लेंस कहा जाता है। ठीक है ना, एकदम मुलायम पदार्थ से बना हुआ होता है, तभी इसका आकार जो छोटा बड़ा हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता, और इसे क्या कहा जाता है? अभिनेत्र लेंस। उसके बाद अगला, इसका काम क्या है अभिनेत्र लेंस का? तो अभिनेत्र लेंस जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, काचाप द्रव्य। तो आप क्या लिखोगे कि अभिनेत्र लेंस तथा रेटिना के मध्य पाए जाने वाले तरल पदार्थ को काचाप द्रव्य कहा जाता है, और काचाप द्रव्य का क्या काम है? तो ये नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है। ठीक है, फिर अगला पार्ट देखिए, रेटिना। रेटिना किसे कहते हैं? तो मानव नेत्र के पश्च भाग में पाए जाने वाले पर्देनुमा संरचना को रेटिना कहा जाता है, या दृष्टि पटल भी आप कह सकते हो। ठीक है, इसका क्या काम है? तो ये अभिनेत्र लेंस के लिए, अभिनेत्र लेंस जिस प्रतिबिंब को बनाता है उस प्रतिबिंब के लिए एक पर्दे के रूप में कार्य करती है। ठीक है ना, रेटिना। दूसरा, इसकी कोशिकाएं जो वो शुक्रायु होती है, जो इसके ऊपर बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन कर लेती है कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बन रहा है। फिर लास्ट पार्ट देखिए, दृग तंत्रिकाएं। इसमें आप क्या लिखोगे कि मानव नेत्र के रेटिना और मस्तिष्क के मध्य पाई जाने वाली या जोड़ने वाली तंत्रिकाओं को दृग तंत्रिकाएं कहा जाता है। ठीक है, इनका क्या काम है? तो दृग तंत्रिकाएं जो है वो रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की संवेदनाएं जो है, उनकी सूचनाएं जो वो मस्तिष्क तक पहुंचाती है, इसका काम है। अब देखो इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट, कभी कभार 1 नंबर का प्रश्न आता है कि अभिनेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, वो प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये चीज आप याद रखना कि अभिनेत्र लेंस द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो सदैव वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या रहती है? वास्तविक और उल्टा। यानी अभिनेत्र लेंस जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। फिर आप बोल रहे हो कि सर हमें जो वस्तुएं दिखती है वो तो सीधी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दृग तंत्रिकाएं जो है ना मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचा देती है, और फिर मस्तिष्क उसका सीधा प्रतिबिंब बना करके मैं दिखाता कि ये चीज बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा देखिए मैंने आपको एक चीज और बताई कि पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका करती है। अभी किस प्रकार से करती है? तो इसको देखिएगा कि परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित कैसे करता है। तो देखो, जब भी हमें एक तीव्र प्रकाश नजर आता है, ठीक है ना, जब भी कोई तीव्र प्रकाश होता है, तेज प्रकाश होता है, तो हमारी आंखें सिकुड़ती है ना। तो जब तीव्र प्रकाश होता है तो परितारिका है ना वो सिकुड़ जाती है, और परितारिका जब सिकुड़ेगी ना तो पुतली का आकार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और जिससे प्रकाश जो नेत्र में कम प्रवेश कर पाएगा। ठीक है ना। आप देखना कि जब भी कोई टॉर्च आपकी आंखों के ऊपर करते हो तो आप अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करते हो नहीं करते हो? तो क्या होता है कि परितारिका अपने आकार को छोटा कर देती है, परितारिका सिकुड़ जाती है, जिससे पुतली का आकार छोटा हो जाता है। इसके अलावा जहां मंद प्रकाश होता है, आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हो ना तो अपनी आंखें फाड़ के देखते हो, आंखें बड़ी बड़ी खोल के देखते हो नहीं देखते हो? तो उस स्थिति में क्या हो जाता है कि जो ये परितारिका है शिथिल हो जाती है, और पुतली का आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, और ज्यादा प्रकाश अंदर जाता है, हमारी नेत्र केंद्र में आसानी से दिखाई देता है। इसके अलावा दूसरा ही देखिए, ये पक्षमाभी पेशियां, ये क्या करती है? अभिनेत्र लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। ये कैसे करती है? तो इसमें देखिएगा कि जब अपन दूर की वस्तु को देखते हैं, जब कोई वस्तु दूर बनी हुई है उसको देखते हैं ना, तो हमारी पेशियां जो है ना ये शिथिल हो जाती है एकदम। पक्षमाभी पेशियां कैसे हो जाती है? शिथिल हो जाती है। और जब पक्षमाभी पेशियां शिथिल हो जाएगी तो क्या होगा? अभिनेत्र लेंस जो है ना वो पतला क्या हो जाएगा? एकदम ये शिथिल हो गई मान लीजिए, और जब शिथिल हो जाएगी तो अभिनेत्र लेंस क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। ठीक है ना, कि जब पक्षमाभी पेशियां शिथिल हो जाती है तो अभिनेत्र लेंस जो कैसा हो जाता है? पतला। और जब अभिनेत्र लेंस पतला होगा तो उसकी फोकस दूरी बढ़ेगी। फोकस दूरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? एक आपके सामने लेंस इस प्रकार से पतला बना हुआ है, और एक लेंस जो एकदम ऐसे मोटा बना हुआ, तो बताइए किसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी? इसकी होगी ना, इसमें बड़ा वर्त बनेगा और इसमें तो छोटा वर्त ही बनेगा। तो जब हम किसी दूर की वस्तु को देखते हैं तो हमारी पक्षमाभी पेशियां जो है ना वो शिथिल हो जाती है, जिससे अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, परिणाम स्वरूप उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा, जब अपन पास की वस्तु को देखते हैं तो हमारी पेशियां जो है ना वो सिकुड़ जाती है, हमें देखने में प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती? हमारी पेशियां सिकुड़ जाती है,
जिससे इस अभिनेत्र लेंस का आकार क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है और इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और हमें वस्तु का प्रतिबिंब नजर आता है। तो इस प्रकार से पेशियां अभिनेत्र लेंस के आकार को और परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। इस प्रकार से मानव नेत्र की संरचना और उसके अंगों का कार्य मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इससे कौन कौन से प्रश्न 1 नंबर के भी आ सकते हैं और बड़ा प्रश्न भी आ सकता है कि मानव नेत्र की संरचना बना करके उसके अंगों का वर्णन कीजिए। तो आप इस प्रकार से एक संरचना बनाइए और उनके सारे पार्टों को लिख करके आप बता दीजिए कि इसमें ये संरचनाएं बनती है। अब अगली हेडिंग देखिएगा जिसका नाम है अभिनेत्र लेंस की समजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस की समजन क्षमता ये क्या होती है? तो अभिनेत्र लेंस जो है ना वो अपनी फोकस दूरी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ठीक है ना, बढ़ाता और घटाता है कि नहीं। अगर आपको दूर की वस्तु देखनी है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और अगर आपको नजदीक की वस्तु देखनी है तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, क्योंकि प्रतिबिंब जो कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर। जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा ना तभी आपको वस्तु नजर आएगी, अन्यथा नजर नहीं आएगी। तो इस कारण क्या होता है कि अभिनेत्र लेंस जो है ना वो अपनी फोकस दूरी को बढ़ाता है और घटाता है। तो यही उसकी क्या कहलाती है, समजन क्षमता। तो परिभाषा लिखिएगा कि अभिनेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को अभिनेत्र लेंस की समजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो ये अभिनेत्र लेंस की समजन क्षमता की परिभाषा है, यानी कि अभिनेत्र लेंस जो है वो अपनी फोकस दूरी को किस प्रकार से समायोजित करता है, बढ़ाता है और घटाता है, वो उसकी जो क्षमता है उसी क्षमता को अपन क्या कहते हैं, समजन क्षमता, ठीक है। यानी कि अभिनेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को अभिनेत्र लेंस की समजन क्षमता कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक हेडिंग और देखिएगा, 2 चीजें हैं, एक है निकट बिंदु और एक है दूर बिंदु, ठीक है, निकट बिंदु और दूर बिंदु। हम जो मानव नेत्र के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या होता है उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे कि दृष्टि प्रयास मानव नेत्र की क्या होती है, ठीक है ना। इनका तात्पर्य क्या है कि निकट बिंदु और दूर बिंदु। निकट बिंदु का मतलब है कि आप अपने सामने रखी वस्तु को कितना निकटतम देख सकते हैं। आप घर जाकर के ट्राई करना कि किसको भी एक वस्तु है उसको उठाइए और अपने आंख की तरफ धीरे धीरे ले आइए, आप उस वस्तु को कब तक स्पष्ट देख पाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो सामान्य मनुष्य होता है ना, सामान्य मनुष्य या स्वस्थ मनुष्य कह सकते हो, उसका निकटतम बिंदु जो 25 सेंटीमीटर पर होता है। 25 सेंटीमीटर से आप कम दूरी पर किसी वस्तु को देख रहे हैं ना, तो आपकी आंखों पर तनाव महसूस होने लगेगा और आपको वस्तु धुंधली नजर आएगी, स्पष्ट नजर नहीं आएगी। तो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए उस वस्तु को देखने के लिए। अब देखो निकट बिंदु की आप परिभाषा क्या लिखोगे, तो लिखिएगा कि निकटतम स्थित वह बिंदु जिस पर रखी किसी वस्तु को बिना तनाव के सुस्पष्ट देखा जा सकता है, उसे निकट बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि एकदम निकटतम बिंदु जिसके ऊपर रखी किसी वस्तु को आप एकदम बिना तनाव के सुस्पष्ट देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, निकट बिंदु। और मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अब दूर बिंदु देखिए, अब दूर बिंदु की परिभाषा पहले देखिए, दूर बिंदु की परिभाषा क्या होगी, तो लिखिएगा कि दूरस्थ स्थित वह बिंदु जिस पर रखी किसी वस्तु को बिना तनाव के स्पष्ट देखा जा सकता है, उसे दूर बिंदु कहा जाता है। यानी
वह दूरतम बिंदु जिसके ऊपर रखी किसी वस्तु को अपन बिना तनाव के आराम से आसानी से देख सकते हैं, हमारी आंखों पर कोई तनाव महसूस नहीं हो रहा है, तो उस बिंदु को क्या कहा जाता है? दूरस्थ बिंदु। और मानव नेत्र के लिए जो दूरस्थ बिंदु है वो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। यानी मानव अनंत तक की वस्तुओं को बड़े आराम से देख सकता है, उसकी आंखों पर किसी भी प्रकार का जो तनाव महसूस नहीं होता है। तो इस प्रकार से मानव नेत्र के जो दृष्टि प्रयास है ना, वो क्या रहता है? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। ठीक है ना। अगर एक नंबर का कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मानव नेत्र का दृष्टि प्रयास बताइए, तो आप क्या लिखोगे? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। एक स्वस्थ मनुष्य जो है ना, वो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक रखी हुई किसी भी वस्तु को आराम से देख सकता है। लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर देखने पर उसकी आंखों पर क्या हो रहा है? तनाव महसूस होता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो 25 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर रखी वस्तुओं को आराम से देख सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये होता है कि उसकी जो पक्षमाभी पेशियां हैं, आंतरिक संरचना जो है बहुत मुलायम होती है, तो आंखों के ऊपर इतना तनाव महसूस नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने मानव नेत्र की संरचना और उसके कौन कौन से अंग और उनका क्या क्या कार्य है, उसके बाद समझन क्षमता, निकट बिंदु और दूरस्थ बिंदु, मानव नेत्र के दृष्टि प्रयास के बारे में अध्ययन किया। आशा करता हूँ आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।